फ्रेंड्स आज तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, मैं आपको ये राय दूंगा कि आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इट इज अबाउट यू एंड मी। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हम एक दूसरे के बारे में डिटेल में समझेंगे फ्रेंड्स। यानी पब्लिक सर्विसेज में एक चीज समझिए फ्रेंड्स, व्हाट यू वांट टू बिकम। यू ऑल वांट टू बिकम पब्लिक सर्वेंट ना, सो यू मस्ट नो कि पब्लिक सर्वेंट आखिर होता क्या है और वो कैसे काम करता है। अब फ्रेंड्स आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, बिकॉज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वाज नॉट क्लियर अबाउट इट, मुझे बहुत कंफ्यूजन था। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा सेशन है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसमें एक पार्ट जो है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, पब्लिक सर्वेंट्स को पढ़ेंगे। ओके, पब्लिक सर्वेंट्स यानी कि जो आप लोग बनना चाहते हो। दूसरे पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे पब्लिक सर्वेंट रिक्रूटमेंट। ओके, पब्लिक सर्वेंट्स रिक्रूटर, ठीक है, जो पब्लिक सर्वेंट को रिक्रूट करते हैं उनके बारे में हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। सो व्हाट डू यू वांट टू से सर, वी आर नॉट प्रीटी क्लियर। सो फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, ये तीनों चीजें, स्टेट सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज, पीसीएस भी जिसको कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो स्टेट सिविल सर्विस, सेंट्रल सिविल सर्विस और ऑल इंडिया सर्विस। और सेकंड पार्ट में डू यू कैन यू गेस पब्लिक सर्विस रिक्रूटर कौन होगा फ्रेंड्स? डेफिनेटली इट विल बी यूपीएससी, एमपीपीएससी एक्सेट्रा, and you all are preparing for UPSC and MPPSC only। तो you must know कि आखिर यूपीएससी और एमपीपीएससी क्या होता है। सो आज का लेक्चर टू पार्ट्स में होगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट होगा पब्लिक सर्वेंट्स का, जो आप बनना चाहते हो, सेंट्रल, स्टेट और ऑल इंडिया सर्विस। और दूसरा पार्ट होगा इनको रिक्रूट करने वाली रिक्रूटिंग बॉडीज के बारे में, जो कि है यूपीएससी और एमपीपीएससी। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू शुड आस्क इज दैट सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट एंड व्हाट वाज द नीड ऑफ लॉन्चिंग पब्लिक सर्वेंट्स इन इंडिया। बिकॉज अगर हम बात करें तो हम तो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चुनते हैं। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, सो इन अ डेमोक्रेसी what we are having, we have लोक सभा, राज्यसभा, विधानसभा एंड मेनी अदर थिंग्स, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी एक्सेट्रा। तो आखिर पब्लिक सर्वेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, ये नहीं भी होता तो चल जाता। सो फ्रेंड्स इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप समझिए फ्रेंड्स क्या होता है, जो हम डेमोक्रेसी में जो क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं इलेक्शंस करवाकर जो हम क्या कहते हैं मिनिस्टर्स वगैरह चुनते हैं, या जो हम क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम होता है कि उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉपर क्या कहते हैं वो नहीं करी होती, पढ़ाई नहीं करी होती है। इसके अलावा वो कहीं ना कहीं क्या होता है, इलेक्शन से चुने जाते हैं, पर इलेक्शन का जो टिकट है नॉर्मली वो तो पार्टी देती है, तो कहीं ना कहीं उसमें प्रोसेस अभी थोड़ी सी क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। इसके अलावा भाई उनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह चेक नहीं करी जाती, तो ये नहीं चेक करा जाता कि इनके अंदर सोसाइटी के प्रति सर्विस का क्या कहते हैं स्पिरिट है कि नहीं। और कहीं ना कहीं जो इलेक्शंस में लोग होते हैं, भले ही वो डेमोक्रेटिक होते हैं, पर क्योंकि वो किसी ना किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, तो उनके ऊपर क्या होता है, अपनी पार्टीज का प्रेशर होता है, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम बात करें किसी कंट्री को रन करना है, तो ये चीज सफिशिएंट नहीं है। क्यों सफिशिएंट नहीं है फ्रेंड्स, इसको अगर आपको समझना है तो ऐसे समझिए, वी ऑल नो कि हमारे यहाँ क्या होता है, सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके अंडर में क्या होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। अब मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें, सो इनके ऑर्डर्स कौन फॉलो करता है, इनके ऑर्डर्स जो है स्टेट गवर्नमेंट्स फॉलो करती हैं। और जो स्टेट्स हैं इनके अंडर में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती हैं, कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर वगैरह वगैरह, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम वगैरह। अब मुझे बताइए, क्या आपका प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट, उनके मिनिस्टर्स, इनसे किससे कोई लेना देना है? डेफिनेटली नॉट। यू ऑलवेज डील विद district magistrate, that is collector, and SDM, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, that is डेप्यूटी कलेक्टर, जो आप लोग बनने वाले हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स क्या होता है, अगर किसी भी पॉलिसी को हमें अच्छे से रन करवाना है, तो डीएम और एसडीएम का काम बहुत अच्छा होना क्या है, जरूरी है। तभी स्वच्छ भारत अभियान या कोई भी पॉलिसी जो है वो रन हो पाएगी। सो इसके लिए हमें क्या होती है, पब्लिक सर्वेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है,
जिसको पढ़ेंगे हम आज अपने पार्ट 14 में, आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323 तक। ओके, अब अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें फ्रेंड्स, तो सिविल सर्विसेज जो है 3 पार्ट्स में बांटी जा सकती है। फर्स्ट इज सेंट्रल सर्विस। सेंट्रल सर्विस मतलब फ्रेंड्स यूपीएससी और एसएससी, ये दोनों एग्जाम्स जो रिक्रूटमेंट कराती है वो सेंट्रल सर्विसेज होती हैं। एंड इफ यू डोंट नो, लेट मी टेल यू कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो रैंक वाइज होते हैं, ग्रुप, जैसे उनमें होता है रैंक ए, रैंक बी, रैंक सी, रैंक डी। रैंक के मतलब जो कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट्स के कहीं ना कहीं हेड होते हैं। अब जैसे जो यूपीएससी होता है वो ग्रुप ए के हायर सारे के सारे पोस्ट और ग्रुप बी के हायर पोस्ट जो है उस पर रिक्रूटमेंट करता है, और जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट रहते हैं उन पर मेन तौर पे एसएससी जो है वो रिक्रूटमेंट करता है। सो सेंट्रल लेवल की जितनी भी सर्विस बॉडीज होती हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन वगैरह, उन सब में जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं वो सेंट्रल सिविल सर्विस में आते हैं। अब इसके अलावा फ्रेंड्स, मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी टू। तो एमपीपीएससी में क्या होता है, बाल विकास अधिकारी, वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण अधिकारी, इस तरह के क्या कहते हैं वाणिज्य अधिकारी, इस तरह के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होते हैं। वाणिज्य टैक्स रिलेटेड पोस्ट, ओके। तो इस तरह के अलग अलग क्या होते हैं पोस्ट होते हैं, सीईओ। तो ये सब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आते हैं, ओके। जो क्या होते हैं चीफ मिनिस्टर गवर्नर के अंडर काम करते हैं। एंड आई गेस यू ऑल नो कि सेंट्रल सर्वेंट्स क्या होंगे, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के अंडर क्या होंगे, काम करेंगे। सर व्हाट अबाउट दिस ऑल इंडिया सर्विस, मतलब हम सब जानते हैं सर आईएएस आईपीएस और आईएफएस होता है, बट एक्चुअली ये ऑल इंडिया सर्विस है क्या सर, इसके बारे में हमें आज तक क्लैरिटी नहीं मिली। सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑल इंडिया सर्विस एक बहुत ही यूनिक टाइप की सर्विस है, जिसमें पूरा अपॉइंटमेंट, पूरा रिक्रूटमेंट क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे होता है। समझेगा फ्रेंड्स ध्यान से, अपॉइंटमेंट किस लेवल पर होता है, सेंट्रल लेवल पे होता है। पर अगर ये डीलिंग की बात करें तो ये डील किससे करते हैं, स्टेट्स में डील करते हैं। सर क्या कहना चाह रहे हैं, सो फ्रेंड्स समझेगा, जो इनका अपॉइंटमेंट होता है वो तो सेंट्रल लेवल पे होता है, मतलब जो यूपीएससी है वो एग्जाम कंडक्ट कराकर आईएएस आईपीएस आईएफएस, आईएफएस को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें इंडियन फॉरेन सर्विस से, तो ये फॉरेस्ट सर्विस है, फॉरेन सर्विस नहीं है, ठीक है। अब जो सेंट्रल और स्टेट लेवल है, इसमें समझिए जो यूपीएससी है वही एग्जाम करेगा, वही कंडक्ट कराएगा, अंत में प्राइम मिनिस्टर ही सारे के सारे जो यूपीएससी सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ, या स्पेशली आईएएस ऑफिसर्स जो हैं उनके साथ फोटो खिंचाएंगे वगैरह सब। लेकिन फाइनली उनको कैडर कहाँ मिलता है, स्टेट में मिलता है। इफ यू रिमेम्बर, जो पुलिसगिरी पिक्चर है उसमें संजय दत्त क्या है, एक आईपीएस ऑफिसर है, तो उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें स्टेट के अंडर कैडर मिल रहा है, और उनकी डीलिंग पूरी किससे हो रही है, चीफ मिनिस्टर और स्टेट लेवल के ऑफिशियल से हो रही है। तो डील करते हैं, वर्क करते हैं किसमें, स्टेट्स में। इवन इनकी सैलरी पेंशन कौन देता है, स्टेट देता है, पर इनका अपॉइंटमेंट और रिमूवल कहाँ से होता है, सेंटर से होता है। बट सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, सर अपॉइंटमेंट वगैरह भी स्टेट से करा देते हैं। सो फ्रेंड्स आई गेस आप अभी तक इतना पढ़ चुके हैं कि आप एक चीज समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम हमेशा चेक एंड बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं। अगर आईएएस आईपीएस और आईएफएस इनको हम एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम में नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। आप समझिए स्टेट्स में वर्क कर रहे हैं और सेंटर अपॉइंट और रिमूव कर रहा है, तो इससे स्टेट की पावर पे क्या आ रहा है, चेक एंड बैलेंस आ रहा है। और वर्क जो है स्टेट में कर रहे हैं तो सेंटर पे भी कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस का काम जो है वो आ जाता है, ठीक है। दोनों ही इनसे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। आप कह सकते हो ये भी कनेक्टिंग लिंक है गवर्नर की तरह स्टेट और सेंटर के बीच में, बट ऐसा कभी रिटर्न फॉर्म में मत लिखिएगा। अब फ्रेंड्स आपके माइंड में एक और क्वेश्चन होगा, अगर जो बहुत डेप्थ स्टडी करते हैं, सर आईएएस और आईपीएस तो हमें मालूम है कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया है तब से ही आईएएस और आईपीएस चल रहे हैं, और बकायदा सर ये बहुत नेसेसरी भी है, क्योंकि कलेक्टर ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, और आईपीएस जो है वही पुलिस को क्या करता है, रन करने का काम करता है। पर सर ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1966 में आया था, तो सर ये शुरू में क्यों नहीं था और बाद में क्यों आया। अब फ्रेंड समझिए, शुरू में तो आईएएस और आईपीएस जो है हमें लगता था वही सफिशिएंट है, बट बाद में हमें ये फील हुआ कि जो हमारे फॉरेस्ट है वहां पर जो क्या कहते हैं तस्करी का काम है बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमने ये फील करा कि इसे क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। सो दैट्स वाई हमने क्या करा
एक नई सर्विस जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस लॉन्च करी, ताकि हमारे फॉरेस्ट को क्या करा जा सके, प्रोटेक्ट और रिजर्व करा जा सके। आई गेस आपको काफी अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। अब नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज आर्टिकल 310। यू मस्ट बी थिंकिंग, सर व्हाट अबाउट आर्टिकल 308 एंड 9? आपका तो ये पार्ट जो है वो 308 से 323 है। सो व्हाट अबाउट 308 एंड 309? सो फ्रेंड्स, 309 से पहले आपको 308 अंडरस्टूड करना जरूरी है, और 309 से पहले 310 अंडरस्टूड करना जरूरी है, और 308 जो है अब तो उसका कोई सेंस ही नहीं रह गया है। सर सेंस नहीं रह गया मतलब? सो फ्रेंड्स, क्या होता है, जो जम्मू कश्मीर था, आई गेस यू ऑल नो कि जम्मू कश्मीर पहले क्या था, पहले वो हर जगह एक्सक्लूड करा जाता था। सर एक्सक्लूड करा जाता था? ट्राई टू रिमेम्बर, पार्ट 6 में हमने स्टडी करा था कि जो स्टेट्स होंगे उनको जब हम डिफाइन करेंगे, तो उसमें जो स्टेट्स यूनियन के अंडर में आएंगे उसमें जम्मू कश्मीर एक्सक्लूड किया जाता है। पर आर्टिकल 370 को ही एक्सक्लूड कर दिया हमने, तो इस कारण अब सारे स्टेट्स में जम्मू कश्मीर भी काउंट होता है, क्योंकि इट इज नॉट इवन ए स्टेट नाउ, इट इज अ यूनियन टेरिटरी। सो 308 का आप कोई सेंस नहीं है, आप डायरेक्ट में एक बार देख सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड 310। अब 310 को अंडरस्टैंड करने के लिए फ्रेंड्स मैंने एक फोटो लगाया है। आई गेस ये फोटो आपको काफी अच्छे से क्लियर करेगा। इस फोटो से आपको क्या फील आ रहा है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर इंडियन प्रेसिडेंट? यस, डेफिनेटली यू विल थिंक ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट एज अ किंग। तो फ्रेंड्स, किंग क्या होता है? किंग के जो प्लेजर है उस पर क्या होते हैं, सारे ऑफिसर्स उसके वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्या कहते हैं एंशियंट हिस्ट्री में जाए, राजा महाराजाओं के टाइम में, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट हो, उस पर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? भाई राजा ही करेंगे। एंड एज वी हैव स्टडीड इन द प्रेसिडेंट्स आर्टिकल, दैट इज 52 to 61, प्रेसिडेंट इज व्हाट? ही इज लाइक अ राजा, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। तो जो हेड ऑफ द स्टेट है, यही क्या करते हैं, इन ये सारे के सारे जो हमारे यूनियन सर्विस के मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। इवन यहां तक कि ध्यान से देखिए, डिफेंस सर्विस, सेंट्रल सिविल सर्विस और ऑल इंडिया सर्विस, तीनों का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। और अगर स्टेट लेवल पे जाएंगे तो स्टेट लेवल पे हेड कौन होता है फ्रेंड्स? गवर्नर होता है। तो स्टेट लेवल पे सारे अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। तो अगर किसी भी ऑफिशियल के टेन्योर की बात करें तो कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। एज यू ऑल नो, गवर्नमेंट ऑफिसेस में टर्म नहीं होता है, उसमें एक एज होती है। इस एज के बाद आप क्या कर दिए जाएंगे, आपकी पोस्ट से आप रिटायर कर दिए जाएंगे, जिस पर अभी 50 इयर्स करने की बात चल रही है और बड़ा बवाल मचा हुआ है। हाँ जी। अब इसमें यानी कहना ये चाह रहे हैं फ्रेंड्स कि कोई फिक्स टेन्योर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का नहीं होता है। दे वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब चाहे आपको अपॉइंट कर सकते हैं और प्रेसिडेंट जब चाहे आपको रिमूव कर सकते हैं। अब ये तो आपको बड़ा डरावना लग रहा होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, डोंट बी वरीड। आपको पता ही है हम सब गवर्नमेंट ऑफिशियल क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि हमें वहां पर क्या मिलता है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलता है। आपको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रिमूव कर देंगे, पर रिमूव करने का भी एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि अगर आप एक सिविल सर्वेंट हो तो आपको कोई भी ऐसी अथॉरिटी डिसमिस या रिमूव नहीं कर सकती जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से जूनियर हो। सर व्हाट डज इट मीन? इस पे बहुत कंफ्यूजन होता है। सो फ्रेंड्स, आपने फिल्म्स में कई बार देखा होगा कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बड़े चौड़े होकर बोलते हैं कि मेरा तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद मी। तो उसका रीजन क्या रहता है? भाई आईएएस और आईपीएस ऑफिसर वर्क कहाँ कर रहे हैं? स्टेट्स में वर्क कर रहे हैं। तो उनकी वर्किंग से प्रॉब्लम किसको होगी? स्टेट गवर्नमेंट को होगी। पर उनको रिमूव करने की पावर जो है वो किसके पास है? क्यों? वो तो भाई सेंट्रल के पास है, जैसा आपने देखा इस आर्टिकल में, प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये आर्टिकल आपको पहले बताया। किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। तो प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को कुछ भी नहीं कर सकती। इवन उनके ट्रांसफर्स के लिए भी क्या होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका रोल जो है मेन रहेगा। अब द सेकेंड थिंग इज, फ्रेंड्स, इफ यू हैव सीन गंगा जल फिल्म, टेल मी, गंगा जल फिल्म में अजय देवगन जो है वो पांडे जी से क्या मांगते हैं? डेफिनेटली वो एक रिटर्न लेटर मांगते हैं कि गिव मी इन रिटर्न कि मैं आपको सस्पेंड क्यों ना करूं।
सो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है सेंट्रल या स्टेट लेवल का, अगर आपको उसको क्या कहते हैं डिसमिस करना है, रिमूव करना है या फिर उसका डिमोशन करना है, जैसे जुड़वा पिक्चर में सलमान खान ने करवा दिया था, जुड़वा 2 में भी डिमोशन कराया गया है मेरे ख्याल से। तो डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन ये सब कब होगा? ये सब आफ्टर एक इंक्वायरी ही हो पाएगा, जिसमें आपको क्या होगा, आपके चार्जेस इन्फॉर्म किए जाएंगे और आपको जो है एक अपॉर्चुनिटी भी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जिसमें आपको सुना जाएगा। मतलब एक सस्पेंशन इंक्वायरी चलेगी, जब एक इंक्वायरी चलेगी और जब तक वो इंक्वायरी सॉल्व नहीं हो जाती तब तक आप सस्पेंड रहेंगे। 50% सैलरी विदाउट एनी वर्क आपको ग्रांट की जाएगी। और अगर आप इंक्वायरी में, अगर आप क्या कहते हैं फ्री कर दिए गए, एक्विट कर दिए गए, तो उस कंडीशन में आपको जो है आपकी कंप्लीट सैलरी जो है, जो नहीं दी गई थी, भले आपने 10 साल कोई वर्क ना किया हो, आपको ग्रांट की जाएगी। सो इसीलिए सब गवर्नमेंट ऑफिशियल बनना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास क्या आता है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आता है। बट देयर शुड बी मेनी थिंग्स विच यू शुड नो। भाई एक गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ होता है कई सारी फ्रेंड्स चीजें कनेक्टेड होती हैं। भाई आपको जो है फ्रेंड्स सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं। अलाउंसेस मतलब भाई पेट्रोल का, जैसे आप बड़ी मेट्रो सिटी में जाते हैं तो मेट्रो सिटी में आपको पेट्रोल तक का क्या होता है फ्रेंड्स, अलाउंस मिलता है। इसीलिए कई बार गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या करते हैं, वो जब पेट्रोल भराते हैं तो उसका बिल बकायदा लेके रखते हैं, क्योंकि उन्हें ऑफिस में जमा कराना होता है। इसके अलावा आपको हाउस जो है, कई बार बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में, पॉश लोकेशंस में गवर्नमेंट की तरफ से हाउस जो है वो बहुत ही लो बजट रेंट पे मिलते हैं। एंड अदर देन डैट आप जानते हैं बहुत सारी पावर्स जो है मिलती है। तो सैलरी, अलाउंसेस, पावर्स, ऐसी बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास होती है। बट यू मस्ट बी थिंकिंग, ये पावर्स जो है कौन ग्रांट करता है? सर यूपीएससी करता होगा, क्योंकि यूपीएससी एमपीपीएससी तो क्या करती हैं, सिलेक्ट करती हैं। सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इट इज नॉट द केस। यूपीएससी एमपीपीएससी ऐसा नहीं करती हैं। उनका सिर्फ क्या काम है, उनका सिर्फ सुटेबल कैंडिडेट्स अवेलेबल कराना काम है। फॉर एग्जाम्पल, भाई यूपीएससी ने आपका एग्जाम कराया, वो एग्जाम करा के आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने खड़ा कर देंगे और बताएंगे कि भाई ये सुटेबल कैंडिडेट है। नाउ आफ्टर दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। आफ्टर दैट, ये सेंटर और स्टेट की मर्जी है कि वो आपको अपॉइंट करे या ना करे। ठीक है, मतलब कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होल एंड सोल पावर है। और सेंटर और स्टेट मतलब रिटर्न फॉर्म में कौन होगा? डेफिनेटली रिटर्न फॉर्म में होगा फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट और गवर्नर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सैलरी, अलाउंसेस, पावर्स, सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट और गवर्नर। डिपेंड करता है कि हम सेंट्रल लेवल पे बात कर रहे हैं कि स्टेट लेवल पे बात कर रहे हैं। पर यूपीएससी एमपीपीएससी क्या करेगी? सुटेबल कैंडिडेट्स रिकमेंड करेगी, मतलब वो ये टेस्टिफाई करेगी कि आपके वर्क के लिए जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, जो नॉलेज रिक्वायर्ड है, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, जिस लेवल की ब्रेन वर्किंग रिक्वायर्ड है, आप उसमें क्वालिफाइड हो कि नहीं, आप उसके लिए सुटेबल हो कि नहीं। और अगर वो ये पाती है कि आप सुटेबल हो थ्रू द एग्जाम, तो फिर वो आपको सेंटर और स्टेट को रिकमेंड करेगी। सर क्या बात कर रहे हैं, मतलब पूरा प्रोसेस होने के बाद, पूरा यूपीएससी एमपीपीएससी का इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करने के बाद सेंटर चाहे तो हमें अपॉइंट ना करें, ये कोई बाइंडिंग या बाउंडेशन नहीं है? डेफिनेटली यस। बट फिर भी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली आपको अपॉइंट कर ही लिया जाता है, क्योंकि अगर नहीं अपॉइंट करते हैं सो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट, गवर्नर, गवर्नमेंट, इनको बकायदा पार्लियामेंट में बताना पड़ता है कि इन्होंने यूपीएससी के जो रिकमेंडेशंस है उसको क्यों पास नहीं किया, व्हाट वाज द रीजन। सो आई गेस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सुटेबल कैंडिडेट रिकमेंड, बार बार इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि ये मुझे क्लियर नहीं हुआ था। सुटेबल कैंडिडेट रिकमेंड, एग्जाम कराना यूपीएससी एमपीपीएससी, बट अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट सेंटर, गवर्नर स्टेट। आफ्टर द अपॉइंटमेंट, सैलरी, अलाउंसेस, पावर्स, सर्विस कंडीशन, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर एंड स्टेट सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, सब कुछ होगा सेंटर द्वारा। सैलरी सेंटर द्वारा, अलाउंस, सॉरी, सैलरी, अलाउंसेस ये सब स्टेट के द्वारा, पर रिक्रूटमेंट और रिमूवल ये दोनों सेंटर के द्वारा। इसीलिए फ्रेंड्स आप, आई गेस आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको आर्टिकल 310 पहले क्यों बताया,
और 309 पहले क्यों बताया? क्योंकि 310 बता रहा है प्रेसिडेंट ही सब डिसाइड करेंगे, और 309 उसको और जस्टिफाई कर रहा है कि सर्विस कंडीशन वगैरह प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, गवर्नर डिसाइड करेंगे। और 311 ये दोनों सुन के आप डर जाएंगे, तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की डरने की बात नहीं है, आपको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। एंड नेक्स्ट इज 312 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस पार्ट। भाई सबसे ज्यादा एग्जाम से पूछा जाता है फ्रेंड्स कि ऑल इंडिया सर्विसेज किस आर्टिकल में है। सो ये आर्टिकल तो आपको बाय हार्ट याद करना है। एंड आई गेस ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होता है ये मैंने आपको काफी अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। बट एक चीज आपके माइंड में आनी चाहिए, एज आई टोल्ड यू, आईएफएस 1966 में ऐड हुआ था, मतलब ये स्टार्टिंग में पार्ट नहीं था। तो स्टार्टिंग में पार्ट नहीं था तो ये बाद में कैसे आ गया? आप सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, भाई जो आईएएस होता है, आईएफएस आईपीएस होते हैं, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज को ही एआईएस कहते हैं, और इसके अंदर आईएएस आईएफएस और आईपीएस आता है। अब मुझे एक बात बताइए, ये पूरा काम स्टेट्स में कर रहे हैं, पर फिर भी हम देख रहे हैं इनका अपॉइंटमेंट रिमूवल सब सेंटर देख रहा है। तो अगर स्टेट्स जो है उनका तो पार्टिसिपेशन यहाँ कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जा रहा है। डेफिनेटली जा रहा है, पर ऐसा है नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि समझिए ये बनता किसकी मर्जी से है। ट्राई टू रीड वेरी केयरफुली। इफ द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज डिक्लेयर्ड बाय रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब आई गेस आर्टिकल 107 से 107 से 111 में हमने डेप्थ में समझा है कि पार्लियामेंट में क्या आते हैं, बिल्स आते हैं, सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब जितने मेंबर्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 500 मेंबर्स हैं, 500 में से 400 मेंबर्स प्रेजेंट है, 400 में से 300 ने वोट डाला है, तो 300 का 2/3, क्योंकि 300 क्या है, प्रेजेंट और वोटिंग है, ठीक है, 300 क्या है, प्रेजेंट और वोटिंग है, तो इनके 2/3 कितने हो जाएंगे, 201। इट इज तो राज्यसभा में, अब मैंने वैसे राज्यसभा बोला है तो ये नंबर 500 नहीं होगा फ्रेंड्स, ये एक्चुअली ये लोकसभा के नंबर्स लिख दिए मैंने, राज्यसभा में यही नंबर्स आपको अगर लिखना है, रिटर्न आउट करना है, सो 245 रहते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स जो है प्रेजेंट है कितने, 200, वोटिंग किए कितनों ने, 180 ने, मेजोरिटी कितनी हो जाएगी, 91। सो प्रेजेंट एंड वोटिंग 245 मैक्स स्ट्रेंथ, 200 प्रेजेंट स्ट्रेंथ, 180 ने वोट डाला तो वो प्रेजेंट भी है और वोट भी कर रहे हैं, 180 का मेजोरिटी 91, ठीक है। तो 91 मेंबर्स, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर क्या करते हैं, ये एक रफ फिगर है, ऐसा जरूरी नहीं है, अगर क्या करते हैं, ये बोल देते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में ये है कि एक और क्या कहते हैं, ऑल इंडिया सर्विस बनाई जानी चाहिए। सो उस कंडीशन में ऑल इंडिया सर्विसेज जो है क्या करी जा सकती है, फॉर्म कराई जा सकती हैं, ठीक है। और आईएफएस में ऐसा ही हुआ था कि हमारे फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन और रिजर्वेशन के लिए एक नई ऑल इंडिया सर्विस रिक्वायर्ड थी। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर राज्यसभा क्यों, लोकसभा क्यों नहीं? सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, राज्यसभा इज व्हाट, आर्टिकल 80, 81, 82 में हमने समझा था राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट्स, बिकॉज विधानसभा में जो पार्टी की जैसी स्ट्रेंथ है उसी के अकॉर्डिंग राज्यसभा की स्ट्रेंथ बनती है। सो इफ राज्यसभा इज सेइंग समथिंग, इट मीन्स कि राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेइंग एंड द स्टेट्स देमसेल्फ आर एग्रीइंग ऑन द टॉपिक। सो अगर राज्यसभा यानी कि स्टेट्स नेशनल इंटरेस्ट में कहते हैं कि एक और ऑल इंडिया सर्विस बनाई जानी चाहिए, तो एक और ऑल इंडिया सर्विस बना दी जाएगी जिसे स्टेट्स को ही क्या करना होगा, झेलना होगा। आई गेस आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं। एज आई टोल्ड यू, आज का सेशन दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक पार्ट जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो आप बनना चाहते हो उसके बारे में, एंड सेकंड पार्ट हम क्या पढ़ेंगे, भाई यूपीएससी जो क्या है, जो सिविल सर्वेंट रिक्रूटर्स है, ठीक है, मतलब जो रिक्रूटिंग बॉडीज है, तो जो रिक्रूट हो रहे हो वो आप लोग हो, और जो रिक्रूटिंग बॉडीज हो वो हमें अभी समझना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैं ये बार बार इसीलिए क्लियर कर रहा हूं कि मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि इस पार्ट में है क्या, इसलिए मैं आपको ये बार बार क्लियर कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई यूपीएससी होता क्या है? अब ये तो हमको सब फ्रेंड्स बहुत अच्छे से क्लियर है कि क्या होता है भाई, जब यूपीएससी जैसा कोई बड़ा बॉडी आता है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आर्टिकल बनाते हैं जिसमें हम साफ साफ बोलते हैं देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए,
यूनियन और क्या कहते हैं स्टेट दोनों के लिए। यूनियन के लिए हम जानते हैं यूपीएससी के लिए है, एंड इफ वी टॉक अबाउट एमपी तो एमपी के लिए क्या है, एमपीपीएससी है। अब यूपी में चले जाओगे तो वहां क्या हो जाता है, यूपीपीएससी होता है। पर बच्चे बड़े कंफ्यूज जाते हैं यूपीपीएससी और यूपीएससी में, तो इसलिए वहां पर वो लोग यूपीपीसीएस बोलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमारे यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, एमपीपीएससी बहुत डिफरेंट नेम हो गया। अब फ्रेंड्स आर्टिकल 315 को डेप्थ में जरा समझते हैं। अब इसमें अगर आपको समझना है तो फ्रेंड्स इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक चीज समझाई थी, बुलवार्क्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ऐसे लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर चेक एंड बैलेंस मेंटेन रखते हैं, जो पार्लियामेंट के अलावा सबसे पावरफुल बॉडीज है, जिनके कारण हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस का सिस्टम प्रॉपर बना हुआ है। और इसमें हम दो बॉडीज खत्म कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट और सीएजी। एंड आफ्टर द सीएजी अभी जो है हमारा 308 से 323 में फ्रेंड्स यूपीएससी एज यू कैन सी चल रहा है, और यूपीएससी जो है 315 से 323 में आएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो हमें चालू करना है वो है इलेक्शन कमीशन, दैट इज 320 टू 329। ठीक है, तो इस तरह का क्या होता है, सिस्टम होता है। अब आर्टिकल 315 जो है, इसमें अगर हम बात करें तो ये एक तरह से क्या बता रहा है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है यूपीएससी। मतलब जैसे हम कई बार बोलते हैं कि एमपीपीएससी का एग्जाम डिले हो रहा है, सो फ्रेंड्स अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊं तो डायरेक्टली गवर्नमेंट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एमपीपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपने अकॉर्डिंग अपना कैलेंडर और सब कुछ डिसाइड करता है इन रिटर्न फॉर्म। ठीक है, अब लेकिन अब देखिए इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब आप समझ जाइए। अब जो यूपीएससी होता है फ्रेंड्स, ये क्या है कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि इस ऑफिस को एकदम से बंद कर दे, या फिर इस ऑफिस को की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो एकदम से बदल दे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसका मतलब हम जानते हैं कि वो बहुत पावरफुल है, इसीलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। और उसकी सर्विस कंडीशंस वगैरह सब जो है, कुछ भी अगर चेंज करना है तो आपको एज आई टोल्ड यू इन द आर्टिकल 107 टू 11 कि आर्टिकल 368 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। तो उसके लिए क्या करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाना होगा, तभी आप क्या कर पाओगे, चेंजेस कर पाओगे। अब जैसा कि हम लोग स्टडी करते हैं किसी बॉडी के बारे में फ्रेंड्स, हम स्टडी करते हैं अपॉइंटमेंट, टर्म, रिमूवल वगैरह। सो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, अपॉइंटमेंट, टर्म, रिमूवल, फंक्शंस, ये चार चीजें पढ़ना है। ठीक है, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर ओथ नहीं बताया आपने। सो फ्रेंड्स इनकी जो है कोई फॉर्मल ओथ नहीं होती, इनफॉर्मल ओथ होती है, फॉर्मल ओथ नहीं होती है। मतलब प्रेसिडेंट वगैरह इनकी ओथ नहीं कराते हैं। सो इसलिए हमें अपॉइंटमेंट, टर्म, रिमूवल, सस्पेंशन और इनकी ड्यूटीज पावर्स को समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट पे। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूपीएससी कोई पर्सन नहीं है, यूपीएससी क्या है, एक बॉडी है। तो बॉडी में क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। सो इसमें क्या होते हैं, चेयरमैन के अलावा 9 से 11 मेंबर्स होते हैं। अब गेस, आई गेस आई गेस आप खुद गेस कर सकते हैं कि ये जो 9 से 11 मेंबर्स हैं, इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा। डेफिनेटली फ्रेंड्स इट विल बी प्रेसिडेंट, क्योंकि हम सेंट्रल लेवल पे बात कर रहे हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट एमपीपीएससी तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, डेफिनेटली इट विल बी गवर्नर, क्योंकि हम स्टेट लेवल पे बात कर रहे हैं। भाई जितने भी क्या कहते हैं बुलवार्क्स रहते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो इसलिए इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट और क्या कहते हैं गवर्नर के द्वारा होता है। एंड आई गेस यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि बाय प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आई मीन द चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑन द एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इतने कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अब यू शुड बी थिंकिंग सर आपने क्वालिफिकेशन भी बहुत जनरली पढ़ाया है, यहाँ क्वालिफिकेशन भी नहीं बोला आपने। सो फ्रेंड्स एक्चुअली कोई हार्ड एंड फास्ट क्वालिफिकेशन है ही नहीं। अब बड़ी मजेदार बात लगती है, इट इज अ क्रिटिसिज्म ऑल्सो, कि आपको जैसे आपको और मुझे अगर जैसे सिविल सर्वेंट बनना है, सो उसके लिए बहुत हार्ड एंड फास्ट क्वालिफिकेशन होती है, हमें प्रॉपर एग्जाम देनी पड़ती है, सिलेक्ट होना पड़ता है, एज लिमिट होती है, बहुत सारी चीजें वगैरह होती है। बट अगर आपको यहाँ पर एक क्या कहते हैं यूपीएससी जो सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट कर रहा है, ऐसी हायर बॉडी का पार्ट बनना है, सो उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपने 10 इयर्स क्या करा हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में वर्क करा हो।
इट मीन टू से कि आपको गवर्नमेंट सर्विस का 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि आप ये रिकमेंड कर पाओ कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज का हमारा पैटर्न चल रहा है, पब्लिक सर्विस सिविल सर्विसेज जो चल रही हैं, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जानी चाहिए, कैसे उसको और बेटर बनाया जा सकता है। सो डेट वॉज अबाउट अपॉइंटमेंट। नाउ नेक्स्ट इज टर्म। टर्म भी इसी आर्टिकल में दी हुई है फ्रेंड्स। सो अब अपॉइंटमेंट के बाद एज आई गेस यू ऑल अंडरस्टैंड कि हमारा जो फॉर्मेट रहा है हमेशा वो ऐसा ही रहा है कि पहले हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, शैल बी या शैल बी वगैरह, फिर उसके बाद हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, फिर हम टर्म की बात करते हैं, और फिर हम उन्हें निकालने की रिमूवल की बात करते हैं। तो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया, नथिंग डिफरेंट। और अपॉइंटमेंट भी फ्रेंड्स मुझे आई गेस आपको ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सीएजी में बहुत अच्छे से समझा है कि सीएजी का टेन्योर होता है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। और क्योंकि ये एक बुलवार्क है, तो इन सभी बुलवार्क्स का करीब करीब टेन्योर प्रोसेस सेम है, सिर्फ एक का अलग है, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, वो 65 ईयर्स का वर्क करता है। और हाई कोर्ट वालों का भी कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, वो 62 ईयर्स तक वर्क करता है। बाकी सब में यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन और सीएजी, इनका टेन्योर कैसे होता है, 6 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, और 62 ईयर और 6 ईयर विच एवर इज अर्लियर। अब सर 65 और 62 क्यों? सो फ्रेंड्स ट्राई टू रिमेंबर, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि सेंट्रल सर्विसेज क्या है, सीनियर है, तो सीनियर की एज क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए सेंट्रल सर्विसेज में 65 ईयर्स। और जो स्टेट है, क्योंकि वो जूनियर है, तो इसलिए वहां पर कितनी है, 62 ईयर्स। आई गेस आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट इज आर्टिकल 317, जिसमें क्या है, रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पीएससी। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ पीएससी, मतलब ऐसे लोग जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को क्या कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं। चेक एंड बैलेंस सिस्टम का क्या है, बहुत बड़ा पार्ट है। अगर ऐसे लोग कहीं भी कुछ गलत कर रहे हैं, सो फ्रेंड्स उसको क्वेश्चन करना और रोकना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो उसको क्वेश्चन करने और रोकने के लिए हमारे यहाँ क्या है, प्रोसेस दिया है। पर इस प्रोसेस में मैंने देखा है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं। इफ़ यू ट्राई टू रिमेंबर, हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक वर्ड पढ़ा था, दैट इज प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ठीक है, कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो अपनी पावर्स का प्रॉपरली यूज नहीं कर रहा है, या फिर वो मिसबिहेव कर रहा है, मिसबिहेव मतलब करप्शन वगैरह, किसी भी तरह का कोई ऐसा काम जो उसके पोस्ट की डिग्निटी को क्या करता है, डिमिनिश करने का वर्क करता है, तो उस कंडीशन में उसे रिमूव कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है केस फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिफरेंट है। सीएजी में भी आपने यही पढ़ा था कि प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अब यहाँ पे भी देखिए क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मिसबिहेवियर दिया हुआ है, बट यहाँ पर एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है फ्रेंड्स कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है, ट्राई टू लिसन वेरी केयरफुली, अगर सुप्रीम कोर्ट ये रेफर करता है कि भाई मिसबिहेव करा गया है, मतलब जो क्या कहते हैं, जो यूपीएससी मेंबर हैं उन्होंने अपनी पावर्स का गलत यूज किया है, उन्होंने अपने रिलेटिव्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पहुंचाने का ट्राई किया है, करप्शन किया है, या फिर कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हुए हैं जो मिसबिहेवियर काउंट होता है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स ऐसा क्यों है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर आप सीधे सीधे पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा पावर नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम बात करें, हम इनको साफ बोलते हैं कि इन्हें पॉलिटिक्स से कैसा होना, न्यूट्रल होना है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर यहाँ पर हम पार्लियामेंट से डिसाइड करवाएंगे कि वो कैसे रिमूव करवाए, तो अपॉइंटिंग तो हमने पहले ही पार्लियामेंट के हाथ में दे दी है। अब रिमूवल भी अगर हम उनके हाथ में ही दे देंगे, तो क्या होगा, जो यूपीएससी है, रिक्रूटिंग बॉडी है, वो क्या बन जाएगी, वो पपेट ऑफ द गवर्नमेंट बन जाएगी। इसलिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर रेफर करता है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, हटा सकता है, मतलब पार्लियामेंट स्टैंड्स नोवेयर हियर। और ये सबसे डिफरेंट चीज है, क्योंकि यूजुअली हम यहाँ पर ऐसी जगह पर पार्लियामेंट को देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, पार्लियामेंट को देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखते हैं। पर रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ही होगा, ये कॉमन है। एंड आई गेस ये तो आपको क्लियर होगा ही सही कि प्रेसिडेंट हिमसेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता है। मैं फ्रेंड्स फिर से बोल रहा हूँ,
यहाँ के आर्टिकल्स अगर आपको अच्छे से समझना है, सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद द पार्ट 5। अगर पार्ट 5 के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो ये आर्टिकल्स आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल करेंगे। सो पार्ट 5 आर्टिकल्स आप अच्छे से फिनिश कीजिए, क्लियर कीजिए, तभी आपको ये जो आर्टिकल्स मैं प्रेजेंटली क्लियर समझा रहा हूँ वो आपको अच्छे से क्लियर आउट होंगे। नाउ अदर देन दिस, प्रेसिडेंट और भी कुछ ग्राउंड्स है लेकिन जिन पे वो खुद भी क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। एंड दीज ग्राउंड्स आर not at all to be understand, or I have to explain, not at all to be explained by me. First is enjudged insolvent, मतलब इफ यू ट्राई टू रिमेम्बर, पार्लियामेंट में हमने जब डिस्क्वालिफिकेशन और वैकेंसी पढ़ा था तो उसमें आर्टिकल 101 वैकेंसी में हमने समझा था कि अगर वो बैंकरप्ट हो गया है तो मुझे डाउट हो जाता है उसके इंटेंशन पे कि वो वर्क करेगा कि नहीं। अदर देन डैट, अगर उसको कोई भी एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है, अगर वो एक्स्ट्रा सैलरी ले रहा है, मान लीजिए वो अंबानी जी की कंपनी में डायरेक्टर भी है, तो हो सकता है कि वो गलत हो, एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रहा है, या फिर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो फिट ना अनफिट है कंटिन्यू करने के लिए, मतलब वो पागल हो गया है या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण प्रेसिडेंट को लग रहा है कि अब वो अपने पोस्ट पे लगातार काम नहीं कर सकता। सो सीधी बात है, अब ये बड़ा वेग सा पॉइंट है, बट ये इसमें अगर इसके तहत भी आप किसी को हटाते हो तो आप कहीं ना कहीं आपको पार्लियामेंट में आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो बताने के लिए कि वाई डिड यू रिमूव्ड अ चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ यूपीएससी और एमपीपीएससी। सो फ्रेंड्स, इसमें रिमूवल एंड सस्पेंशन में दो तरफ के पॉइंट्स है, एक जहां पर सुप्रीम कोर्ट रेफर करता है, पर अगर ये नीचे के 3 पॉइंट्स पाए जाते हैं सो उस केस में प्रेसिडेंट डायरेक्ट भी रिमूव कर सकते हैं। पर इन पावर्स का यूज प्रेसिडेंट कम ही करते हैं, क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनका ज्यादा यूज क्या करेगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर उसके अंदर जो क्या कहते हैं भावना है, जो फीलिंग है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, उसको क्या करेगा, ये अफेक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट इज ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ यूपीएससी। अब फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इफ यू आस्क मी अबाउट द आर्टिकल्स कि कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सो आई विल से 311, 312, 315 and 320. These are the articles which can be mostly asked in exam. ठीक है। सो 320 बताता है कि यूपीएससी एक्चुअली करता क्या है। अब इसमें एक पॉइंट तो फ्रेंड्स आप सबको क्लियर ही होगा, यूपीएससी क्या करता है, एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराता है। ओके, अब जो भी एग्जामिनेशंस होती है, चाहे वो आईएएस की हो, चाहे वो सेंट्रल सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ओके, इंडियन फॉरेन इंडियन फॉरेस्ट अलग है, फिर से बोल रहा हूँ, इंडियन फॉरेन सर्विसेज हो या फिर उससे लोअर लेवल की भी कोई पब्लिक सर्विसेज हो, क्योंकि फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, यूपीएससी हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्स कराता है। ठीक है, हमें लगता है यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम करा रहा है या एमपीपीएससी सिर्फ एक एग्जाम करा रहा है, बट इट इज नॉट द केस। यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम जो है कंडक्ट कराते हैं, और इवन अगर इन्हें नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट किसी एग्जाम को कंडक्ट कराने का वर्क दे दे तो जो एग्जाम ये कंडक्ट नहीं करा रहे हैं वो एग्जाम भी ये क्या करेंगे, कंडक्ट कराएंगे। अदर देन दैट, यूपीएससी क्या करता है, ये स्टेट्स को असिस्ट करता है इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विस फॉर विच कैंडिडेट possess special qualification are required if requested by any two or more states to do so। मतलब कि फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो जो क्या कहते हैं ऑपरेशन स्कीम होती है, मतलब सर्विस कंडीशंस होती हैं, उसमें इनके पास डायरेक्ट तो कोई पावर नहीं है, पर इस पर क्या कर सकते हैं, ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं स्टेट्स को। अगर स्टेट्स को लगता है कि हमें जो है उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं उसमें कुछ रिकमेंडेशन चाहिए तो वो दे सकते हैं, या फिर टू बी क्लियर जो इसमें लिखा है अगर मैं उसकी सिर्फ बात करूं, सो सपोज एमपीपीएससी है या फिर तेलंगाना पीएससी हम बात करते हैं टीपीएससी। अब तेलंगाना एज यू ऑल नो एक नया स्टेट था जो 2014 में फॉर्म हुआ था। सो तेलंगाना को फॉर्मेशन के बाद आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, उन्हें पीएससी का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, नया नया स्टेट मिला है, नया नया जन्मदिन मना है। सो उस कंडीशन में क्या होगा, वो यूपीएससी से पूछेंगे कि हमें बताइए कि हम कैसे अपनी एग्जाम्स को कंडक्ट कराए। इवन इफ आई टेल यू एट इंटरनेशनल लेवल, तो मलेशिया तक ने यूपीएससी से रिकमेंडेशन मांगी है
कि हमें एग्जाम्स कैसे कंडक्ट कराना चाहिए, ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। अब इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम करता है विच आई एम नॉट डीलिंग हियर इन डिटेल, क्योंकि मेंस में ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं। जितने भी मेथड्स होते हैं, जितने भी मैटर्स होते हैं रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, वो डिस्कस करता है। इसके अलावा प्रमोशन और ट्रांसफर, इसमें जो प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें डिसाइड नहीं, उन्हें रिकमेंड करने का काम करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूपीएससी एक रिक्रूटिंग बॉडी है, लेकिन गवर्नमेंट सर्विसेज से जुड़े जितने भी बातें होती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया ऊपर, सर्विस कंडीशंस को रिकमेंड करने का काम। तो अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, यूपीएससी हमेशा रिकमेंड करता है कि ट्रांसफर कम होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा ट्रांसफर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को क्या कर रहे हैं, हैम्पर कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और जो गवर्नमेंट वर्किंग है उसकी इंडिपेंडेंसी के लिए भी वो क्या होता है, खतरा होता है। सो ट्रांसफर्स जो हैं उसको कम करने की वो बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी जितने भी डिसिप्लिनरी मैटर्स रहते हैं वो सब भी क्या होता है, यूपीएससी ही उस पर रिकमेंडेशन करता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हो आप इसको, ठीक है। हर सिविल सर्विस का क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो कि आपका एथिक्स में मेंस में टॉपिक है। बड़ी डिटेल में वहां पढ़ाया जाता है कि भाई जो कलेक्टर साहब है वो अगर प्राइम मिनिस्टर के पास सामने जा रहे हैं तो उन्हें गॉगल पहन के नहीं रखना है, ये क्या एक प्रोटोकॉल है। सो इस तरह के जो कोड ऑफ कंडक्ट रहते हैं, डिसिप्लिनरी मैटर्स होते हैं, इन पर भी रिकमेंडेशन देने का यूपीएससी काम करता है। डेफिनेटली मानना नहीं मानना, प्रेसिडेंट गवर्नर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, क्योंकि एज पर आर्टिकल 309 सर्विस कंडीशंस किसके हाथ में है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है फ्रेंड्स, जो कि आर्टिकल 323 में दी है, विच यू शुड बी क्लियर विथ। फ्रेंड्स, इफ आई आस्क यू, क्या यूपीएससी पार्लियामेंट का पार्ट है? डेफिनेटली नॉट। यूपीएससी पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है। अब यूपीएससी पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है, तो मुझे ये बताइए, क्या वो क्या वो अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश कर सकता है? डेफिनेटली नॉट। सो इसीलिए क्या होता है, यूपीएससी जो भी रिकमेंडेशन बना रहा है उसके लिए वो क्या करता है, एनुअल रिपोर्ट बनाता है। पर ये एनुअल रिपोर्ट वो किसको देता है फ्रेंड्स? अगर मैं बात करूं नेशनल लेवल पे तो प्रेसिडेंट को, स्टेट लेवल पे बात करूं तो ऑब्वियसली यूपीएससी रिपोर्ट नहीं बनाएगा। वो रिपोर्ट कौन बनाएगा, एमपीपीएससी बताएगा। सो स्टेट लेवल पे गवर्नर को। और ये क्या करते हैं, ये पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में इस रिपोर्ट को क्या करते हैं, लेड आउट करते हैं, पेश करते हैं। और उसमें वो एक्सप्लेन भी करते हैं एक मेमोरेंडम के जरिए कि कहां कहां पर यूपीएससी और एमपीपीएससी की एडवाइस एक्सेप्ट नहीं करी गई है और क्यों नहीं करी गई है। सो पार्लियामेंट में क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस दोनों की बातें करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा जो स्टेट है और हमारा जो यूनियन है वो रन होता है, पब्लिक सर्विसेज जो होती है वो रन होती है। आई गेस आज के सेशन में ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। सो आज के सेशन में इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट्स, you know where to answer, where to question, and bye bye for now.